नमस्कार। आज का टॉपिक है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। संगठन में जब समस्त शक्तियां संगठन के उच्च स्तर पर स्थित होती हैं तो उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर संगठन की समस्त शक्तियां अधीनस्थों में विभाजित हों तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसी से संबंधित है आज का हमारा ये YouTube लेक्चर। और इसके अंतर्गत केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को अलग अलग से समझाने का प्रयास करूंगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ जाएगा। और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के संबंध में बिलोबी ने इसे स्पष्ट करने के लिए कहा है कि अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाइयां केवल कार्यवाहक अभिकरणों के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें अपनी पहल से कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होती। प्रत्येक कार्य केंद्रीय कार्यालय की ओर से ही किया जाता है। तो ये तो है केंद्रीकरण की स्थिति, जिसमें कि संपूर्ण कार्य का जो आदेश प्रसारित किया जाता है वो केंद्रीय कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। स्थानीय इकाइयों को अपने स्वविवेक से कार्य करने का कोई भी अधिकार उनको नहीं होता है। तो केंद्रीकरण व्यवस्था में उच्च पद अधिक प्रभावी होता है। और इन दोनों ही तत्वों में और विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि सभी जो अधीनस्थ स्तर होते हैं उनकी पद और उनके स्तर के अनुसार उन्हें सत्ता प्रत्यायोजित कर दी जाती है और उन सत्ताओं का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। एल.डी. व्हाइट ने इस व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है और इसके विपरीत प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण। तो इसमें देखिए स्पष्ट हो जाता है कि जब सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता स्थानांतरित की जाती है तो उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। और इसके विपरीत यानी कि जब अधीनस्थों को सत्ता सौंपी जाती है, कार्य जो है कार्य एवं दायित्व अधीनस्थ स्तरों को जब सौंपा जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अब एक शब्द और है कि विकेंद्रीकरण है और एक है प्रत्यायोजन। विकेंद्रीकरण में भी सत्ता अपने अधीनस्थों को सौंपी जाती है और प्रत्यायोजन में भी अधीनस्थों को सत्ता सौंपी जाती है। लेकिन अगर देखें तो दोनों के मध्य थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में स्थानीय इकाइयों को जो शक्तियां सौंपी जाती हैं उनके संबंध में वे प्रायः स्वायत्त होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उनका उपयोग करती हैं और उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व पूरी तरह से उनके स्वयं के कंधों पर ही पड़ता है। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रत्यायोजन की व्यवस्था में कि यह स्थिति नहीं रहती है। उसमें क्षेत्रीय अभिकरणों को जो कार्य सौंपे भी जाते हैं उन्हें करने के लिए न तो वे स्वायत्त होती हैं और न ही उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वास्तविकता में वो मुख्य कार्यपालक के कार्यालय के नाम पर उन शक्तियों का उपयोग करती हैं। इस संबंध में मुख्य अधिकारी समय समय पर आदेश जारी कर सकता है या अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा लिए गए निर्णयों को निसंकोच बदल भी सकता है। जबकि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का निश्चय इस तरह से किया जाता है कि निर्णय लेने की शक्ति कहाँ निहित है। इस तरह से समझ में आ गया होगा कि विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या अंतर है। अब अगला जो बिंदु आता है वो ये है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो उसमें 4 प्रमुख तत्व हैं, जैसे उत्तरदायित्व का तत्व, प्रशासकीय तत्व, कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व। उत्तरदायित्व के तत्व में हम ये देख सकते हैं कि
जो उत्तरदायित्व है वो विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है और वह केंद्रीकरण के पक्ष में है। विभाग का अध्यक्ष विभाग में प्रत्येक कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है और यह स्वाभाविक है कि वह अपनी शक्ति को विकेंद्रित नहीं करना चाहता और यह चाहता है कि अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने की शक्ति उसके अपने हाथों में ही रहे। दूसरा तत्व होता है प्रशासकीय तत्व। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले जो प्रशासकीय तत्व हैं वो कई हैं। इसमें से एक है संगठन की आयु। पुराने संगठनों में विकेंद्रीकरण सरल होता है क्योंकि उनके भीतर की जो प्रक्रियाएं हैं वो परंपरा के रूप में पहले से चली आती रहती हैं। जबकि इसके विपरीत अवस्था अगर हम देखें तो नए संगठनों में छोटी छोटी बातों पर उच्च अधिकारियों का निर्णय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा प्रशासकीय तत्व संगठन की नीतियों का स्थायित्व भी है। इस तरह से ये भी देखा जाता है कि संगठन नया है या पुराना, उस पर भी केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण निर्भर करता है। अगला तत्व जो तीसरा तत्व हम बता सकते हैं कार्यात्मक तत्व। कार्यात्मक तत्व केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की समस्या को अनेक तरीकों से प्रभावित करते हैं। यदि किसी विभाग के कार्य बहुमुखी हों और उनकी प्रकृति प्राविधिक हो तो निश्चय ही है कि उस विभाग में विकेंद्रीकरण किया जाएगा, क्योंकि विभागाध्यक्ष के पास न तो इतना समय होता है और न ही इतना टेक्निकल नॉलेज या प्राविधिक कौशल ही होता है कि वह स्वयं उन सभी कार्यों को निर्देशित नियंत्रित कर सके। तो इस कारण से भी केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण निर्धारित होता है। आखिरी जो निर्धारित तत्व हम बता सकते हैं कि बाह्य तत्व। जैसे यदि विकास योजना किसी कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए लोक समर्थन और जनता के समर्थन की आवश्यकता हो तो उसकी प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। यदि एक संगठन में यह आवश्यक हो जाए कि आंतरिक कार्यों के अतिरिक्त बाह्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे नागरिकों को प्रशासकीय प्रक्रिया में शामिल करना, अन्य संघीय, राज्य और स्थानीय अभिकरणों के साथ सहयोग करना, क्षेत्रीय कार्यों पर राजनीतिक दबावों का ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से ये केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण क्या होगा संगठन में, इसको निर्धारित करने के ये 4 महत्वपूर्ण तत्व थे। अब हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के क्या क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। केंद्रीकरण के गुणों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण होता है कि उसे अपने पूरे संगठन पर अपना पूर्ण नियंत्रण बना के रखती है और चूँकि एक ही अधिकारी के द्वारा पूर्ण संगठन को आदेशित किया जाता है तो उसमें प्रशासन में एकरूपता भी बनी रहती है और चूँकि एक ही अधिकारी के द्वारा सारे कार्य किए जाएं तो मितव्ययता भी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अधिकारी को पता होता है कि किस कार्य को कब और कैसे करना है। तो इससे संगठन में मितव्ययता भी बनी रहती है और ये नागरिकों को की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी हितकर होता है कि नागरिकों को पता है कि कौन मुखिया है और किसके द्वारा कार्य को किया जाना है। अब केंद्रीकरण के अगर दोषों के बारे में हम विचार करें तो हम ये देखते हैं कि चूंकि एक ही अधिकारी के द्वारा सारा कार्य किया जाता है इसलिए सामान्यतः कार्यों में देरी भी होती है और कई बार कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति, एक अधिकारी केंद्रीकरण की व्यवस्था में जब वही है तो निर्णय हमेशा सही ही हो, क्योंकि जब एक से अधिक लोगों के द्वारा किसी विषय पर विचार किया जाता है तो ऐसा सोचा जाता है कि वो निर्णय अधिक अच्छा होगा और एक ही व्यक्ति का निर्णय कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। अगला जो इसका दोष बताया जाता है कि प्रशासन में कई बार ये देखा जाता है कि अनामता का सिद्धांत भी पाया जाता है। कार्य एक ही व्यक्ति करता है और चूँकि जब एक ही करता है तो उसमें लचीलापन भी नहीं आता है, उसमें कठोरता बनी रहती है कि जो अधिकारी ने आदेश दे दिया उनको क्रियान्वित करना ही होगा।
और ये भी दोष हम बता सकते हैं कि चूंकि जब एक ही अधिकारी के द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं, तो ये जो अधीनस्थ उनके संगठन में कार्य करते हैं, अधीनस्थों को चूंकि सत्ता नहीं सौंपी जाती, इसलिए उनमें असंतोष की भावना भी रहती है। और इस तरह से केंद्रीकरण व्यवस्था में अगर हम देखें तो उच्च अधिकारी कार्यभार से भी दबा रहता है। अब हम विकेंद्रीकरण के भी गुण और दोषों के बारे में थोड़ा विचार करते हैं, समझते हैं कि है क्या। विकेंद्रीकरण में क्या है कि जब सभी अधीनस्थों को में सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, कार्य सौंप दिए जाते हैं, अधिकार सौंप दिए जाते हैं, तो इसमें कार्यों में शीघ्रता से संपन्न हो जाते हैं, उसमें विलंब नहीं होता है, क्योंकि सभी का कार्य क्षेत्र अपना अलग अलग है, विषय अलग अलग है, और संबंधित व्यक्ति अपने संबंधित कार्यों एवं दायित्वों को क्रियान्वित करता रहता है। इसका ये भी गुण है कि एक ही व्यक्ति कार्यबोझ से नहीं दबता है और प्रशासन में लोचशीलता भी बनी रहती है। और चूंकि कार्य विभिन्न कर्मचारी अधिकारियों अधीनस्थों मध्य विभाजित रहता है, तो ऐसी स्थिति में लाल फीताशाही का भी अभाव पाया जाता है। और दूसरा, स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान भी हो जाता है विकेंद्रीकरण व्यवस्था के कारण। अब जैसे सभी बिंदुओं के पॉजिटिव और निगेटिव तो होते ही हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक तत्व भी हैं जो कि उस व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। विकेंद्रीकरण के दोषों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रण अपर्याप्त रहता है। केंद्रीय स्तर का जो नियंत्रण है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिससे स्थानीय कर्मचारियों में स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। बजट निर्माण, करारोपण आदि कई कार्य एक केंद्रीय व्यवस्था द्वारा अधिक अच्छी तरह से संपन्न किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण का ये दोष भी होता है कि इसमें फिर एक नई समस्या समन्वय की भी उत्पन्न हो जाती, और कई बार अपव्यय भी हो जाता है। और अगर पूर्ण रूप से हम देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्थानीय जो हित होता है वो अधिक बलवती हो जाता है। स्थानीय स्तर पर चूंकि क्रियान्वित की जाती है, तो स्थानीय स्तर अपनी आवश्यकता की पूर्ति पहले करना चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके दोष भी हैं, और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय और विकेंद्रीकरण से किस पद्धति को सुनिश्चित रूप से अधिक अच्छा माना जाए, ये कहना कठिन है, किंतु समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर ही ये निर्धारित किया जा सकता है कि संगठन में केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए। तो इसके अलावा डेविड ट्रूमैन ने भी कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी प्रशासकीय संगठन में इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ या पद्धतियों के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। वास्तविकता में इन दोनों ही पद्धतियों को साध्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल प्रशासन के उद्देश्य की प्रगति का साधन मात्र मानना चाहिए। किसी भी संगठन में ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ इस अनुपात में अपनाई जानी चाहिए जिससे उसमें अकुशलता की मात्रा न्यूनतम की जा सके। अभिलोभी ने भी कहा है कि इन दोनों में से कौन सी पद्धति प्रयुक्त की जानी चाहिए, इसके संबंध में कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। यह किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।